डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, दूरदर्शन किसान पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम विचार विमर्श और मैं हूं आपके साथ पुलकित शुक्ला। विचार विमर्श के इस कार्यक्रम में हर बार की तरह खेती किसानी से जुड़े कुछ खास महत्वपूर्ण पहलू लेकर हम आते हैं ताकि आपके जीवन में बदलाव लाया जा सके और इन विषयों की जानकारी आप तक सही तरीके से संपूर्ण जानकारी आप तक पहुंच सके, ताकि आप इन जानकारियों का इस्तेमाल कर अपनी खेती किसानी में परिवर्तन ला सके, अच्छे मुनाफे को ले सके, अपने जीवन में सामाजिक सकारात्मक बदलाव ला सके। तो विचार विमर्श को आगे बढ़ाते हैं और आज बात करेंगे भारत के एक ऐसे उभरते हुए क्षेत्र के बारे में जो भारत का नाम न केवल भारत के स्तर पर बल्कि देश दुनिया के स्तर पर बहुत तेजी से बढ़ रहा है। आज हम बात करेंगे मत्स्य पालन क्षेत्र की। दोस्तों, मत्स्य पालन क्षेत्र की अगर हम बात करें तो इससे पहले भी कई कार्यक्रम के जरिए हमने मत्स्य पालन से जुड़ी हुई तमाम जानकारी आप तक पहुंचाई है, जैसे कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना कैसे कीर्तिमान स्थापित हुई है और कैसे मत्स्य पालन क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव इस योजना के तहत आए। अगर हम बात करें प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा किसान कृषि समृद्धि सह योजना के बारे में बात करें या इसके नीली क्रांति के बारे में बात करें, इस तरह की तमाम समय समय पर सरकार ने इस क्षेत्र की संभावनाओं को समझते हुए अपनी तरफ से जो संभव कदम हो सकते थे सरकार ने उठाए हैं और उसका परिणाम हम देख रहे हैं कि जमीनी स्तर पर कितना बदलाव आया है और प्रोडक्शन लेवल जो मत्स्य पालन क्षेत्र में है कितना ऊपर बढ़ चुका है। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे नेशनल फिशरीज डिजिटल प्लेटफॉर्म की, यानी कि एनएफटीपी की। यह प्लेटफॉर्म क्या है, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी है और कैसे मछली पालन क्षेत्र से जुड़े हुए जो तमाम लोग हैं, इससे जुड़े जो व्यवसाय हैं, उनके जीवन में इससे क्या कुछ बदलाव आएगा, इन तमाम चीज़ों पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले इन चर्चाओं को शामिल करने के लिए, इन चर्चाओं में जानकारी देने के लिए हमारे साथ जो कुछ खास मेहमान हैं, आइए उनसे आपका तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ सबसे पहले डॉक्टर तरुण कुमार सिंह जी जुड़े हुए हैं। आपका बहुत स्वागत है। आप असिस्टेंट कमिश्नर हैं मत्स्य पालन विभाग से भारत सरकार द्वारा। साथ ही हमारे साथ हैं आईए सिद्दीकी जी, आपका भी बहुत स्वागत है सर। आप हैं फॉर्मर फिशरीज डेवलपमेंट कमिश्नर, लीड पीएमबी पीएमएम केएसवाई डिपार्टमेंट ऑफ फिशरी से। और आखिरी में हमारे साथ हैं जॉय घोष जी, आपका भी बहुत स्वागत है सर। आप बिजनेस प्रोसेस कंसल्टेंट हैं, प्रोडक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर सर्विस सेंटर, टेक्निकल पार्टनर एनएफडीपी डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज से। चर्चा की शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले एनएफडीपी क्या है, आइए इस पर एक विस्तृत रिपोर्ट देख लेते हैं। वर्तमान में भारत मत्स्य उत्पादक देश के रूप में उभर रहा है। विश्व में मछलियों की 20,000 से अधिक किस्में पाई जाती हैं, जिनमें से अकेले 2200 किस्में भारत में पाई जाती हैं। बता दें कि पहले मछली पालन उद्योग मछुआरों तक ही सीमित था, लेकिन आज ये लघु उद्योग के रूप में स्थापित हो चुका है। मछली पालन क्षेत्र के इस महत्व को देखते हुए ही सरकार भी इसे खूब बढ़ावा दे रही है। इस क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए सरकार की ओर से प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना भी चलाई जा रही है। बता दें कि मत्स्य पालन विभाग, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय वित्त वर्ष 2023-24 से वित्त वर्ष 2026-27 तक 4 वर्षों की अवधि के लिए 6,000 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर वर्तमान में चल रही प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना यानी PMMSY के तहत प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना यानी PMMKSSY नामक एक नई केंद्रीय क्षेत्र की उपयोजना को कार्यान्वित कर रहा है। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के मत्स्य पालन विभाग की ओर से 11 सितंबर 2024 को PMMKSSY के तहत नेशनल फिशरीज डिजिटल प्लेटफॉर्म यानी NFDP लॉन्च किया गया है। NFDP का उद्देश्य मात्स्यिकी क्षेत्र में सभी हितधारकों के लिए कार्य आधारित डिजिटल पहचान और डेटाबेस के निर्माण के माध्यम से भारतीय मात्स्यिकी और जल कृषि क्षेत्र को व्यवस्थित बनाना है। ये संस्थागत ऋण तक पहुंच, मात्स्यिकी सहकारी समितियों को सुदृढ़ करने, जल कृषि बीमा को प्रोत्साहित करने, निष्पादन आधारित प्रोत्साहन, मात्स्यिकी की ट्रेसेबिलिटी प्रणाली और प्रशिक्षण व क्षमता निर्माण के लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन के रूप में काम करता है।
18 मार्च 2025 तक के आंकड़ों पर नजर डालें तो NFDP के तहत अब तक 20,25,676 मछुआरों, सूक्ष्म उद्यमों, FFPO और कंपनियों को पंजीकृत किया गया है। अगर आप भी इस प्लेटफॉर्म से जुड़ना चाहते हैं तो NFDP पोर्टल पर जाएं और रजिस्ट्रेशन करें। अधिक जानकारी के लिए वेबसाइट www.nfdp.dof.gov.in/NFDP पर जा सकते हैं। नेशनल फिशरीज डिजिटल प्लेटफॉर्म से जुड़ी जानकारी लेने के लिए आप टोल फ्री नंबर 1800-425-1660 पर कॉल भी कर सकते हैं। इस रिपोर्ट के जरिए हमने समझने की कोशिश की कि एनएफडीपी क्या है और इससे क्या कुछ संभावनाएं निकल कर सामने आएंगी, लेकिन जमीनी स्तर पर क्या बदलाव होगा इसको समझते हैं। सबसे पहले रुक करते हैं डॉक्टर तरुण कुमार सिंह जी का। डॉक्टर तरुण कुमार जी, आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। और अगर हम बात करें मत्स्य पालन क्षेत्र को लेकर, भारत सरकार ने इस क्षेत्र की संभावनाओं को समझा और समय समय पर तमाम योजनाएं लेकर आए। उन योजनाओं का कई बार जिक्र आपने भी इस प्रोग्राम के जरिए हमारे दर्शकों तक पहुंचाया है। अब मैं आपसे समझना चाहता हूं, ये एनएफडीपी क्या है, इसकी जरूरत क्यों पड़ी, और जो पहले से योजनाएं चल रही थी क्या उससे कोई कोर कसर रह गई थी जिसके बाद अब इस पर सरकार ने अमल किया है? नमस्कार। आपका जो क्वेश्चन बहुत वाजिब है इस समय के लिए जी। अगर मैं थोड़ा सा आपको पीछे ले जाऊंगा, कोविड के टाइम पे जो 2019-20 के दौरान जो कोविड अपना कहर बरसा रहा था, तो भारत सरकार हर मुमकिन कोशिश कर रहा था कैसे लोगों को मदद मिले। जब हम मत्स्य के क्षेत्र में मदद बढ़ाने के लिए कोशिश किया तो उस टाइम हमें एक बड़ा दुविधा हुई कि हमारे पास कोई डेटा नहीं था कि हमें किस लोगों को कहाँ कैसे मदद पहुंचाना है। बिल्कुल। तो वो डेटा को जब हम देखें कि हमारे पास कोई डेटा है नहीं, तो डेटा जनरेट कैसे होगा जी। जब मंथन करने लगे तो हमें ये पता चला कि जो फिशरी सेक्टर क्लासिकली अनऑर्गेनाइज है, असंगठित है, उसमें पता नहीं चलता कहाँ कितने लोग कौन से काम में जो जुड़े हुए हैं। तो उसको हमें नज़र में रखते हुए हमने एक कंसेप्ट डेवलप करना चाहा और कंसेप्ट डेवलप किया। उस कंसेप्ट में हमने बोला कि सेक्टर को संगठित करेंगे, कैसे करेंगे। तो करने के लिए एक प्लेटफॉर्म चाहिए या कहीं एक सिस्टम चाहिए जिसमें हमें डेटा मिले, कौन कहाँ कौन से स्टेट में कौन से एक्टिविटीज कर रहा है, कोई मछली पाल रहा है या कोई मछली बेच रहा है या कोई मछली का बड़ा सा होलसेल में भागीदारी दे रहा है या कोई मछली के लिए खाना भी बना रहा है। तो वो चीज़ों के लिए हमें फिर कैसे उसको बनाए, उसको मद्देनजर रखते हुए हमने एक नया स्कीम बनाया। वो स्कीम जिसको एक्चुअली इसमें वर्ल्ड बैंक के सहायता से और फ्रेंच डेवलपमेंट एजेंसी के सहायता से हमने एक कंसेप्ट डेवलप किया उस स्कीम के लिए। वो स्कीम अभी जो प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सहयोग योजना के नाम से जाना जाता है। ये प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का एक सब स्कीम है, सेंट्रल सेक्टर पार्ट है। इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार का पूरा सब सपोर्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तरफ से है। ये टोटल स्कीम 6,000 करोड़ की है, जिसमें 3,000 करोड़ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का शेयर है और जो 3,000 करोड़ है वो 3,000 करोड़ हम प्राइवेट बेनिफिशियरी से एंटिसिपेट कर रहे हैं उनका इन्वेस्टमेंट के तहत। तो उसी दौरान हमने ये चाहा कि हम सेक्टर को फॉर्मलाइज करेंगे। उसको फॉर्मलाइज करने के लिए हमने एक नेशनल फिशरीज डिजिटल प्लेटफॉर्म का डेवलप किया। जब वो डेवलपमेंट हुआ उसके बहुत सारे पहलू रखा गया, कैसे उसको हम सार्वजनिक करें, लोगों को मदद मिले। भविष्य में जितने भी स्कीम्स होंगे, जो एक्टिविटीज होंगे फिशरीज की, उसको हम जब एक्सटेंड करेंगे ये सब डिजिटली हो। डिजिटल इंडिया का जब हम माननीय प्रधानमंत्री इसको बढ़ावा दे रहे हैं, उसके एक कदम उसके ओर हम ये बढ़ा रहे हैं इसके तहत, जिसके लिए फिशरीज के जितने भी स्कीम्स प्रोग्राम्स होंगी सब इसी प्लेटफॉर्म पे बेस रहेंगी। इसके तहत लोगों को मदद मिलेगी। ऑनलाइन सब एक्टिविटीज ऑनलाइन होगी, कोई फिजिकल मोड में या इन पर्सन का कोई काम होगा नहीं। तो लोग अपने मोबाइल या घर से बैठ के इसमें कर सकते हैं। इसका जो नेशनल फिशरीज डिजिटल प्लेटफॉर्म का पोर्टल पूरा डेवलप हो चुका है, उसका मोबाइल ऐप भी डेवलप हो चुका है। तो उसमें लोगों को ना केवल अपने लैपटॉप या कंप्यूटर से मदद मिलेगा, बल्कि मोबाइल से भी अपने जो बेनिफिट है वो ले सकते हैं इसके तहत। जी, आइए सिद्दीकी साहब का रुख करते हैं। सिद्दीकी साहब, आप फार्मर डेवलपमेंट ऑफिसर रह चुके हैं,
जब से आपने इस कमान को संभाली तब से लेकर आज तक की अगर हम बात करें मत्स्य पालन क्षेत्र में आपने बहुत सारे बदलाव देखे होंगे। अगर एनएफटीपी की बात की जाए, एक डाटाबेस तैयार करने की जो कवायद शुरू की गई है, कहीं ना कहीं आगे चलकर मील का पत्थर साबित होगी और किसी भी तरह की जो समस्याएं आती थी उसको निपटारा करने में आसानी साबित होगी। आप किस तरीके से इस कदम को देखते हैं? और अगर हम बात करें मत्स्य पालन क्षेत्र को लेकर, ये बहुत विस्तार वाला क्षेत्र है, बहुत बड़ा क्षेत्र है, इसमें छोटे से लेकर बड़ा कामगार मत्स्य पालन क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। इसमें आपको लगता है आसानी से सभी मत्स्य पालन क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों को शामिल कर लिया जाएगा? देखिए, ये एक क्रांतिकारी कदम है। जैसा आपने कहा कि फिशरीज सेक्टर में या मात्स्यिकी के क्षेत्र में निरंतर प्रगति हो रही है और सरकार के जो भी कदम है उससे बहुत ज़्यादा यानी फिशरीज में डेवलपमेंट हुआ है। अभी जो ये एनएफडीपी का एक कदम है कि जहाँ पे सारे फिशरीज सेक्टर से जुड़े हुए तमाम हितधारकों को और जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, प्लेयर्स हैं, उनको इसमें शामिल किया जा रहा है ताकि उनको संगठित किया जा सके। जो पहला उद्देश्य है इस स्कीम का और इस डिजिटल प्लेटफॉर्म का, वो इस असंगठित क्षेत्र को संगठित करने का और बेसिकली फॉर्मलाइजेशन और इसको ऑर्गेनाइज करना है। दोनों तरीके से इसको संगठित करने की बात है, जिसमें रजिस्ट्रेशन के ज़रिए आगे उनकी एक वर्क बेस्ड डिजिटल आइडेंटिटी क्रिएट होगी, जिससे फिर उन तक पहुंचना हमारे लिए आसान होगा, यानी मंत्रालय के लेवल पे, सरकार की तरफ से, और हमारे जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको सरकार तक पहुंचने के लिए आसानी है। तो एक मील का पत्थर जैसे आपने कहा है साबित होगा और इसकी शुरुआत हो गई है। रजिस्ट्रेशन आपने जैसे बताया, अभी आपकी स्क्रीन पे नंबर आ रहे थे कि 20 लाख से अधिक रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं और लोगों को इसका यानी जानकारी भी मिल रही है और लोगों को इसके लाभ भी पहुंचेंगे। और इसके साथ साथ जो दूसरी चीज़ है रजिस्ट्रेशन के बाद कि किस तरीके से उनको यानी स्ट्रेंथन किया जाए और फैसिलिटेशन किया जाए, उसमें पहली चीज़ ये है कि फाइनेंस से उनको जोड़ना है। इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट जो कि एक बहुत ही गंभीर विषय रहा है और एक परेशानी भी रही है मत्स्य पालकों को, और जो मत्स्य व्यवसाय से जुड़े हुए लोग हैं उनको संस्थागत ऋण पाने में समस्याएं रही हैं। उस पर सरकार काम करती रही है। तो अभी इस स्कीम के ज़रिए और ये जो सही योजना है उसमें जो प्रावधान है उसमें लोगों के लिए आसानी की जा रही है कि किस तरीके से उनको, यानी बैंकों से भी बात की जा रही है और इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के ज़रिए उनको एक रास्ता दिया जा रहा है कि उस पर अप्लाई करें और बैंक्स तक पहुंच सकें और उनके जो लोन की प्रक्रिया है वो आसान हो सके। जी, जॉय घोष जी का रुख करते हैं। जॉय घोष जी, एनएफडीपी की भूमिका कॉमन सर्विस सेंटर के थ्रू मत्स्य पालन क्षेत्र में जो जुड़े हुए लोग हैं उन तक पहुंचाई जा रही है। सीएससी की अगर हम बात करें, सीएससी किस तरीके से उसको मैनेज कर रहा है, कैसे लोगों तक पहुंच रहा है और इसके द्वारा अब क्या बदलाव देखने को मिलेंगे भविष्य में? देखिए, पहले जैसे तरुण सर ने बोला, सिद्दीकी सर ने भी बोला कि ये एक बहुत ही यूनिक इनिशिएटिव है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का और इस इतना वास्ट है इसका स्कोप। मतलब जो भी मत्स्य पालन क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हैं आज देश में, उन सबको एक छत के नीचे लाने का ये प्रयास है। और इसके तहत जितनी भी गवर्नमेंट के बेनिफिट्स जो गवर्नमेंट देना चाहती है, करंट स्कीम जो है और आने वाली सारी स्कीम्स का जो आई मीन इसी प्लेटफॉर्म से देने का जो प्रयास है गवर्नमेंट का, वो पहली बात तो सराहनीय योग्य है। आई मीन ऐसा देखने को नहीं मिलता है कि इतना इंटीग्रेटेड एक अप्रोच लेके आप एक प्लेटफॉर्म बना रहे हैं जहाँ से आप बीमा भी दे रहे हैं, आप ऋण भी दे रहे हैं, लोन्स भी दे रहे हैं, आप परफॉर्मेंस बेस्ड ग्रांट भी दे रहे हैं, फिर आप उसी में से ट्रेनिंग भी करवा रहे हैं। तो ये सारा कुछ एक ऐसे प्लेटफॉर्म से होगा जो हर एक जो भी मत्स्य पालक हैं उनके, चाहे देश के किसी भी कोने में हैं, उनके फ़ोन पे है, उनके डेस्कटॉप पे है, उनके लैपटॉप पे है। जैसा सर ने बोला कि आज वो सीधा गवर्नमेंट के साथ जुड़ सकते हैं जी। तो ये इनिशिएटिव है, इसी को करने के लिए सीएससी ने कॉमन सर्विस सेंटर हमारे इसका हम लोगों ने इस प्लेटफॉर्म को गवर्नमेंट की मदद से डेवलप किया है। और इसी के ज़रिए हमारे जितने भी ये किसान, जैसे सर ने बोला कि आप लोग रजिस्टर कर सकते हैं और वो बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि हम चाहेंगे कि देश के कोने कोने में सरकार की जो भी पॉलिसीज़ हैं, जो भी बेनिफिट्स हैं, जो देना ग्रांट्स हैं, जो देना चाहते हैं, वो हर एक किसान तक पहुँचे, राइट। तो इसी के लिए ये जो इनिशिएटिव है सबको आना है। मैं दूरदर्शन के माध्यम से ये भी बोलना चाहूँगा कि सबको इसमें रजिस्टर करना बहुत ही ज़रूरी है।
और जब आप रजिस्टर करते हैं आप खुद रजिस्टर कर सकते हैं, वो भी सहूलियत है। और इसके अलावा आप देश में लाखों विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर्स, हम जिनको वीएलई बोलते हैं, जो सीएससी के नेटवर्क से जुड़े हुए हैं, बिल्कुल। आप उनकी सहायता से भी इस प्लेटफॉर्म का हिस्सा बन सकते हैं और ये बहुत ही ज़रूरी है। और आप कहीं पे भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप किसी भी कंडीशन में हैं, आप देश के किसी भी कोने में हैं। जैसा प्रॉब्लम एक और हो जाता है कि कोस्टल एरियाज़ में हैं, आपका नेटवर्क का कभी इश्यूज़ हो सकता है, बट उन सबको ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फिशरीज़ डिपार्टमेंट ने ये भी प्रावधान रखा है कि आप 24 आवर्स हेल्पलाइन डेस्क है। आपको कोई भी तकलीफ़ है, आप किसी भी, अगर आपको रजिस्टर करने में कोई असुविधा हो रही है या किसी बेनिफिट लेने में कोई असुविधा हो रही है, तो भी आप इन संपर्क कर सकते हैं और बहुत ही जल्द आपको उसका रिस्पांस भी मिलता है जी। तो मैं कहना चाहूँगा कि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही अच्छा प्रयास है गवर्नमेंट का इस सेक्टर को फॉर्मलाइज करने के लिए जी। यानी कुल मिलाकर इन सभी बातों का अगर निष्कर्ष निकाला जाए तो वन स्टॉप सॉल्यूशन है। मत्स्य पालन क्षेत्र में जो आ रही समस्याएं हैं उसका समाधान आपको एक प्लेटफॉर्म पर मिलेगा जिसका नाम है NFDP। इस पर रजिस्ट्रेशन कराइए और रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया क्या है उसको भी हम समझेंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहें, देखते रहें विचार विमर्श, हम जल्द लौट रहे हैं। डर को पीछे छोड़ जो मैदान में उतर जाती है, अपने खून पसीने से खेतों में हरियाली लाती है, थकती नहीं, रुकती नहीं, हर मुश्किलों से लड़ जाती है, हर मौसम में डटी रहे वो घर घर अन्न पहुंचाती है। मजबूत इरादे, दृढ़ संकल्प, हौसलों में जान, वो है भारत की फार्म लेडी, धरती की शान। मिलिए भारत की फार्म लेडी लालनून जरी से। देखिए भारत की फार्म लेडी रविवार 6 अप्रैल रात 8 बजे डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। विचार विमर्श देख रहे हैं और आज हम चर्चा कर रहे हैं NFDP के बारे में, यानी कि नेशनल फिशरीज डिजिटल प्लेटफॉर्म। ये डिजिटल प्लेटफॉर्म कैसे मत्स्य पालन क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव साबित होगा, इसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। रुक करते एक बार फिर से जॉय घोष जी का। जॉय घोष जी, इस पोर्टल की अगर हम बात करें, इस पोर्टल के इंटरफेस को थोड़ा समझाइए आम भाषा में, क्योंकि जो हमारे दर्शक हैं वो हर प्रकार के दर्शक हैं, कुछ पढ़े लिखे भी हैं, कुछ ऐसे भी हैं जो टेक्निकल प्रॉब्लम्स को या टेक्निकल चीज़ों को नहीं जानते हैं। अगर एक आम मछली पालक जो है वो देख रहा है, वो डिजिटल प्लेटफॉर्म को कैसे इस्तेमाल करे और उसको क्यों इस्तेमाल करना चाहिए, उसके इस्तेमाल के बाद उसके मत्स्य पालन क्षेत्र में क्या बदलाव आ सकता है? बिल्कुल, बहुत ही अच्छा सवाल है। जब हम लोगों ने डिस्कशन स्टार्ट किया था मिनिस्ट्री के साथ, डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज के साथ, तो एक क्लियर कट डायरेक्टिव ये था कि बहुत ही सिंपल और सरल होना चाहिए, क्योंकि अब जैसा आपने सही कहा कि ये सबके लिए है। चाहे आप चाहे शिक्षित हैं, चाहे शिक्षित नहीं हैं, आप चाहे स्कूल में पढ़े हुए हैं, या आप चाहे आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं, डॉक्टरेट हैं, ये सब के लिए ये प्लेटफॉर्म सबके लिए है। तो इसीलिए एक यूनिफाइड, एक कॉमन डायरेक्टिव, बहुत क्लियर कट ये इंस्ट्रक्शन था कि ये सबसे सिंपल, सरल होना चाहिए। उसी को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने इसका डिज़ाइन भी किया है। अगर आप लॉगिन करते हैं nfdp.dof.gov.in में, तो आप देखेंगे कि बहुत क्लियरली, सबसे पहली बात, आप हर एक भाषा में इसको एक्सेस कर सकते हैं। हमने भाषणी के साथ इंटीग्रेट किया है। आप चाहे कहीं से भी हैं देश के, आप अगर अपने भाषा में इस वेबसाइट को, पोर्टल को देखना चाहते हैं, या फिर जब आप लॉगिन करते हैं एज अ बेनिफिशियरी, तभी भी आप किसी भी भाषा में इसको यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहली बात, जो कि मेरे ख्याल से बहुत ही अहम कदम है इस पूरे प्लेटफॉर्म को एक्सेस
एक्सेसिबिलिटी देने के लिए कि ये सब तक पहुंच सके। ये ज़रूरी नहीं है कि आपको इंग्लिश ही आना चाहिए या आपको हिंदी आना चाहिए, सबसे पहली बात। दूसरी बात ये है कि जब आप पहुंचेंगे तो बहुत क्लियर कट वेल डिफाइंड जगह हैं जहाँ पे आप जा सकते हैं। अगर आपको रजिस्ट्रेशन करना है, आप नए यूज़र हैं, आप पहली बार करना चाहते हैं तो आप एक पर्टिकुलर जगह पे जाके कर सकते हैं। अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं, आप जानना चाहते हैं कि आपके रजिस्ट्रेशन का स्टेटस क्या है, उसके लिए भी जगह दी हुई है, आप वहाँ पे जा सकते हैं। अगर आप कोई भी इवेंट न्यूज़ जानना चाहते हैं इस पोर्टल से रिलेटेड, आप वहाँ फिशरी डिपार्टमेंट में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, उसके लिए भी प्रावधान दिया गया है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कोई जैसे कहा सर ने कहा, और जैसे हम देखते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर इश्यूज़ हैं, अगर आपको SMS नहीं मिल रहा, आपको रजिस्ट्रेशन करने में कोई भी दिक्कतें आ रही हैं, तो उसके लिए भी हेल्प डेस्क का एक प्रावधान दिया गया है पोर्टल के ऊपर ही। आप वहाँ पे जाके अपने मेल के थ्रू में आप फ़ोन करके अपना प्रॉब्लम हमसे शेयर कर सकते हैं। तो अगर आप देखेंगे तो बहुत कुछ जैसे और क्लियर कट डिफाइंड एरियाज़ हैं, जगह हैं जहाँ पे आप जाके क्रेडिट के बारे में जान सकते हैं। अगर आप इंश्योरेंस के बारे में, बीमा के बारे में जान सकते हैं, एक्वाकल्चर इंश्योरेंस के बारे में। आप परफॉर्मेंस रिलेटेड अगर आप कोई भी पहल कर रहे हैं अपने क्षेत्र में, जहाँ पे भी आप हैं, कोई भी बिज़नेस करते हैं आप, तो उसमें भी प्रावधान है स्कीम में। तो आप उसको भी लेने के लिए कहाँ जाना है, बहुत क्लियर कट डिफाइंड जगह हैं जहाँ पे आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। अगर आप ट्रेनिंग लेना चाहते हैं या देना चाहते हैं इस पूरे इकोसिस्टम के लिए, तो आप वहाँ उसको भी एक्सेस कर सकते हैं। तो बहुत आसानी से क्लियर कट जगह तरीके से, सिंपल तरीके से इस पोर्टल को डेवलप किया गया है ताकि ये सबको आसान लगे। एक टेक्नोलॉजी तभी सक्सेसफुल होती है, मेरा मानना है, जब वो ट्रेडिशन के साथ एक उसका अच्छा मिलन होता है। तो जो ट्रेडिशन है, जो लोग शायद कंप्यूटर्स इस्तेमाल भी नहीं करना जानते हैं या संकोच करते हैं, उनके लिए भी बहुत आसान है। तो आप अपने लैंग्वेज में देख सकते हैं, भाषा में देख सकते हैं और उसको यूज़ कर सकते हैं। जी, डॉक्टर तरुण जी का रुख। डॉक्टर तरुण जी, जैसे जॉय घोष जी ने कहा कि आज भी हमारे देश में कई ऐसे लोग हैं जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने से पहले थोड़ा संकोच करते हैं। मत्स्य पालन क्षेत्र की अगर बात करें तो इसमें भी ऐसी संभावनाएं हैं कि इस तरह के लोग यहाँ इस क्षेत्र में भी पाए जाएंगे। सबसे पहला चुनौती तो आप लोगों के लिए ये होगा कि इन लोगों को कैसे आप रीच आउट करेंगे कि वो लोग भी इसमें शामिल हों। दूसरी बात अगर हम करें तो मछली पालन क्षेत्र के अंदर या मत्स्य पालन क्षेत्र में छोटे से लेकर बड़ा तक सभी शामिल हैं। स्टेक होल्डर्स के लेकर अगर हम बात करें तो उनके लिए इसमें क्या बेनिफिट पॉइंट है, वो कैसे पार्टिसिपेट करें इसमें और उनको कैसे फ़ायदा होगा इस NFDP के माध्यम से? बहुत ही अच्छा सवाल है, क्योंकि ये बेसिकली जो नेशनल फिशरी डिजिटल प्लेटफॉर्म का पूरा कोर एक्टिविटीज़ जो है उसी पे बेस्ड है। अगर हम नेशनल फिशरी डिजिटल प्लेटफॉर्म की बात करें, इसमें हमने अभी तक 7 मॉड्यूल्स डेवलप किए हैं जी। 7 मॉड्यूल्स में फर्स्ट वन जो है वो एक्चुअली रजिस्ट्रेशन के लिए है, जहाँ रजिस्ट्रेशन आप करेंगे और रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसीजर रही है कि एक रजिस्ट्रेशन आप लॉगिन ID करेंगे, इसे आधार बेस्ड है, आधार सीडेड है। बेसिकली आप जब एंट्री करेंगे, मोबाइल नंबर एक आपके पास एक होनी चाहिए, वो चलता हुआ मोबाइल नंबर, और आपका आधार नंबर मोबाइल लिंक के साथ लिंक्ड हो। तो पहला जब आप एंट्री करोगे, आप मोबाइल नंबर पे एक OTP आएगा, वो OTP एंट्री करके फिर आप जाएंगे सेकंड फेज में, जहां आधार वेरिफिकेशन हो जाएगा। आधार वेरिफिकेशन हो जाएगा, इसमें उसके बाद एक सिंपल फॉर्म है जिसको आप भर के फिर सबमिट कर लेंगे। सबमिट करने के बाद एक 14 डिजिट यूनिक नंबर आपको मिलेगा वर्क बेस्ड आइडेंटिटी के लिए। जैसे मैं अगर रिटेलर हूँ, वो लिख के आएगा कि मैं फिश रिटेलर हूँ, और एक आपको सर्टिफिकेट जनरेट हो जाएगा, प्रोविजनल सर्टिफिकेट। वो प्रोविजनल सर्टिफिकेट के को लेते हुए आप अप्लाई कर सकते हैं बेनिफिट के लिए कहीं भी जी। उसके बाद प्रोसीजर क्या होता है, वो आपका जो रजिस्ट्रेशन ID है वो जाता है स्टेट गवर्नमेंट को। हमने जो राज्य सरकारें हैं सबको बता रखा है, और रेगुलरली हर दिन हम 3 से 4 मीटिंग खाली स्कीम का और NFDP के ऊपर होता है, कैसे हम उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंचा पाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको जाने, और जो डिफिकल्टीज हैं, जो हमें दिक्कतें आ रही है इसका ऑपरेशनल डे टू डे एक्टिविटीज़ में, उसका भी हम सार निकाल रहे हैं, उसको भी हम रिजर्व कर रहे हैं हमारे टेक्निकल टीम के थ्रू और डिफरेंट कंसल्टेशन के थ्रू। रजिस्ट्रेशन में यही पार्ट है कि स्टेट गवर्नमेंट के जो डायरेक्टरेट हैं वो अधिकृत है हमारे स्कीम के अंदर। वो जब आप उनको ये जो आपका रजिस्ट्रेशन जाता है,
उनका ग्राउंड लेवल पे जो जिला या सब जिला स्तर पे ऑफिसर्स हैं उसको वेरीफाई करके वो जब ओके कर देते हैं, डायरेक्टर स्टेट के जो डायरेक्टर हैं वो हमें रिकमेंड करते हैं कि ये अप्रूवल हो जाए। तो जब वो अप्रूवल के लिए हमें देते हैं तो हम वहाँ हमारे पोर्टल पे अप्रूवल कर देते हैं। तो जैसे हमने बोला कि 20 लाख से ज़्यादा अब तक रजिस्ट्रेशन हो चुका है, उसमें से तकरीबन 5.5 लाख ऑलरेडी अप्रूवल हो चुके हैं। जो स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिसर को धन्यवाद करना चाहूँगा कि वो लोगों ने अपना टाइम निकाल के कर रहे हैं। और मैं उनको इसके माध्यम से ये भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जितने भी जो एप्लीकेशन आपके पास है उसको भी आप ज़्यादा से ज़्यादा अप्रूव कराइए। सो जो अप्रूवल होने के बाद ही लोगों को बेनिफिट मिलेगा, ये मैं थोड़ा एम्फासिस करना इसलिए चाह रहा हूँ कि जो प्रोविजनल सर्टिफिकेट में उसमें आप सब स्कीम में अप्लाई कर सकते हैं। जो बेनिफिट, फाइनेंशियल बेनिफिट आपको मिलेगा जब आपका रजिस्ट्रेशन अप्रूव हो जाएगा। ये एक पहलू है। इसके अलावा रजिस्ट्रेशन के लिए जब अगर कोई इंडिविजुअल या मैं एक सिंगल आदमी हूं, अगर मैं खुद मेरा मोबाइल से रजिस्ट्रेशन किया, उसमें जो डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस कुछ होती है, नॉमिनल डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस होता है, उसके लिए भारत सरकार ने एक 100 रुपया देने के लिए रखा है इसमें प्रोविजन। जब भी किसी का रजिस्ट्रेशन अप्रूव हो जाएगा, अगर मैं इंडिविजुअली किया हूँ, सेल्फ किया हूँ, खुद से खुद रजिस्ट्रेशन किया हूँ, उसके लिए मुझे भारत सरकार 100 रुपये मेरे अकाउंट में देंगे, क्योंकि मैं जब रजिस्ट्रेशन कर रहा हूँ मेरा अकाउंट डिटेल्स भी दे रहा हूँ। वो अकाउंट ये मैं इस माध्यम से बोलना चाहूँगा, जो भी रजिस्टर कर रहे हैं आप कृपा करके आपका जो सही मोबाइल नंबर और बैंक अकाउंट सही दें। तो जिसमें आपका जो डिक्लेरेशन के बेसिस पे हम दे रहे हैं, क्योंकि वेरिफिकेशन करना हमारा लिए अभी फिलहाल मुमकिन नहीं हुआ है, हम बाद में उसको वेरीफाई करने के लिए प्रोविजन रखे हैं। बट फिलहाल जो भी अप्रूवल होंगी उसमें आपका दिए गए बैंक अकाउंट पे होंगी। इसलिए मैं जोर से ये को मतलब ज़्यादा एम्फेसिस दे के बोलना चाह रहा हूँ कि आप बैंक अकाउंट सही दें, और सही बैंक अकाउंट होगा तो आपके खाते में जो 100 रुपया जाना सही तरह से जाएगा। इसके अलावा अगर कोई बीएलई, जैसे जॉय ने बताया कि सीएससी के जो बीएलई सेंटर से अगर वहां जाके कोई रजिस्ट्रेशन करता है तो उसमें बीएलई को एक सर्विस चार्जेस दिया जाता है। जो 100 रुपया हम दे रहे हैं उसमें से 20 रुपया प्लस जीएसटी माइनस होता है, वो जीएसटी बीएलई को जाता है। और जो रिमेनिंग अमाउंट 76 रुपया 40 पैसा जाएगा वो बेनिफिशियरी के डायरेक्ट अकाउंट में जाएगा। ये वो रजिस्ट्रेशन का पार्ट हुआ। इसके अलावा बेनिफिशियरी हमारे जो पोर्टल में जैसे सर ने बताया, हम लोग एक्चुअली एक प्रोविजन रखा है, अगर लोन फैसिलिटेट करने के लिए लोगों को लोन के लिए बैंक के इधर उधर दर ठोकर खाना पड़ रहा था, तो अभी हमने क्या किया, बैंकों को जो नेशनलाइज्ड बैंक है, प्राइवेट बैंक है, सबको ऑनबोर्ड किया है हमारे पोर्टल में। उसमें क्या होगा, अगर मुझे लोन चाहिए मैं उसमें बताऊंगा कि मुझे इस कार्य के लिए मुझे लोन चाहिए, इतने अमाउंट के चाहिए, इतने दिन के लिए चाहिए, इस बैंक के चाहिए, और मेरा घर एड्रेस यहाँ पर है। तो आपका जो घर का एड्रेस और जो कोड आपका जनरेट हुआ, वो कोड बेसिकली जो हमारा रूरल डेवलपमेंट का और ये जो कोड है एलजीडी कोड, इसी एलजीडी कोड से लिंक्ड है। तो उसमें क्या होगा, ये जाके बैंक के साथ जो नियरेस्ट बैंक होगा, जो प्रीफर बैंक आपने दिया है, वो बैंक के साथ वो जुड़ जाएगा। नियरेस्ट ब्रांच जो आपके घर के नजदीक होगा, वो ब्रांच को आपका इंफॉर्मेशन चला जाएगा। देन वो बैंक आपसे टाइप करेगा, जो लोन के प्रोसीजर होंगे, ऑफ इंटरेस्ट वो अपने हिसाब से फाइनलाइज करके फिर जो सक्सेसफुल लोन होगा उसके लिए हमने प्रावधान रखा। अगर 5 लाख तक सक्सेसफुल लोन मिला आपको, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको एक सक्सेस फी तरफ से देंगे जो 3000 रुपया मिलेगा। अगर आपको 10 लाख तक लोन सक्सेसफुल हुआ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 4 लाख रुपया देगा आपको, 4000 रुपया देंगे आपको। या आपका लोन आपका 50 लाख तक है, तब 5000 रुपया मिलेगा आपको एज सक्सेस फी। इसके अलावा जो अदर बेनिफिट्स है, जैसे एक्वाकल्चर इंश्योरेंस का मॉड्यूल है, ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग का मॉड्यूल है, ट्रेसेबिलिटी का मॉड्यूल है, और सबसे महत्वपूर्ण मॉड्यूल है जो स्ट्रेंथनिंग ऑफ कोऑपरेटिव भी है उसमें। उसके अलावा महत्वपूर्ण है परफॉर्मेंस ग्रांट, जो आप इन्वेस्टमेंट करेंगे वो इन्वेस्टमेंट को रिकॉग्नाइज करते हुए हम उसको इवैल्यूएट करके आपको एक परफॉर्मेंस देंगे, जो काम क्या करेगा, जो आप वैल्यू चेन एफिशिएंसी को बढ़ाएगा, या आपका जो सेफ फीस को प्रोडक्शन के लिए मदद करेगा, क्वालिटी एश्योरेंस सिस्टम अडॉप्शन करने के लिए मदद करेगा। उसके लिए हमने प्रावधान रखा है 25% जनरल कैटेगरी के लिए टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट का, लिमिटेड टू 35 लाख, और SC/ST वुमेन के लिए 35% होगा, लिमिटेड टू 45 लाख, एंड कोऑपरेटिव्स, विलेज लेवल ऑर्गेनाइजेशन, सेल्फ हेल्प ग्रुप, उनके लिए 2 करोड़ तक हमने लिमिट रखा। तो मैं इस दूरदर्शन के माध्यम से आप लोगों को सब अनुरोध करता हूं, आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा आए, इस स्कीम में पार्टिसिपेट करें, इसका बेनिफिट लीजिए। एक अच्छा है स्कीम, और फ्यूचर के लिए हमारा
कैसे क्वालिटेटिव फिश हमारे डोमेस्टिक मार्केट में अवेलेबल होगा, कैसे लोगों का बिजनेस सस्टेनेबल होगा, उसके लिए एक पहल है, एक स्टेप अहेड है। तो इसलिए मैं सबको रिक्वेस्ट करूंगा ज़्यादा से ज़्यादा इसमें जुड़े और उसका बेनिफिट लें। जी, तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप जुड़ेंगे तो तमाम फायदे जो आपको डॉक्टर तरुण जी ने बताए इस फायदे आप ले पाएंगे। रुक करते हैं सिद्दीकी साहब का। डॉक्टर आइए सिद्दीकी जी आपका रुक करते हैं और बात करते हैं मत्स्य पालन क्षेत्र के कुल उत्पादन की। तो दुनिया भर में भारत का दूसरा स्थान है, इतना उत्पादन हम वैश्विक स्तर पर मछली पालन में कर रहे हैं। अब बात हम करते हैं महिला आबादी को लेकर। हमारे देश में महिलाओं को आगे करने के लिए भी प्रधानमंत्री मोदी जी का सपना है कि उनको भी उतना ही हक मिलना चाहिए जितना बाकी सेक्टर्स में लोगों को मिल रहा है। महिलाओं के लिए इसमें किस तरह का अवसर है, साथ ही साथ एक विशेष जो हमारे समाज का हिस्सा है हैंडीकैप या फिर हम कहें जो आर्थिक माफ़ कीजिएगा जिस तरीके से जो विकलांग श्रेणी है उनके लिए इसके अंदर क्या अवसर है। साथ ही साथ जो बड़े प्लेयर्स हैं जैसे जिनके पास कोल्ड स्टोरेज है, बड़े बड़े जिनके पास ट्रांसपोर्टेशन का है, फूड प्रोसेसिंग का यूनिट है, ये लोग भी इसमें शामिल होते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जब बड़े प्लेयर्स की बात आती है तो वो सोचते हैं कि हमें इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती, हम इसके लिए भी बिना भी सक्सेसफुल हैं। तो इन दोनों चीज़ों को कैसे बैलेंस करें और इन दोनों चीज़ों के लिए इसमें क्या अवसर है? हाँ, जैसे आपने कहा कि बेसिकली ये बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है। इसका फाइनेंशियल साइज भले ही इतना ज़्यादा नहीं हो, लेकिन इसमें हर तरीके के स्टेक होल्डर्स को शामिल करने का प्रयास किया गया है। जहाँ तक आपने कहा कि महिलाओं की बात कही गई है, हमारे जो बाकी जो सोशल कैटेगरीज हैं SC और ST के बारे में कहा गया, तो उनको विशेष प्रावधान दिया गया है। जहाँ कहीं भी इंसेंटिव देने की बात है तो उनको एक्स्ट्रा इंसेंटिव की बात है। जैसे कि इंश्योरेंस अभी बताया जैसे डॉक्टर साहब ने कि इंश्योरेंस का जो प्रीमियम पे मिलने वाला इंसेंटिव है, जो वन टाइम इंसेंटिव कहलाता है इस स्कीम में, वो महिलाओं के लिए और जो सोशल कैटेगरी के जो रिजर्व कैटेगरी के लोग हैं उनके लिए वो एक्स्ट्रा है। अगर 40% एक जनरल कैटेगरी के बेनिफिशरी को मिलेगा तो 44% यानी 10% एक्स्ट्रा इंसेंटिव इनको भी जाएगा। बिल्कुल। तो इसकी वजह से इनको सशक्तिकरण करने की बात है, जिसमें महिलाओं का आगे आना, और न सिर्फ इसमें बल्कि परफॉर्मेंस ग्रांट जैसे अभी डॉक्टर तरुण सर ने बताया कि इसमें अगर जाते हैं और परफॉर्मेंस ग्रांट के लिए भी आते हैं तो ये जो हमारे ग्रुप है विमेन हो या SC और ST के लोग हों तो उनको जो है एडिशनल यानी इंसेंटिव का प्रोविजन है। और दूसरा सवाल आपने पूछा था कि बड़े प्लेयर्स और छोटे प्लेयर्स के बारे में, तो यहाँ पे कोशिश ये की गई कि सबको जोड़ के चला जाए। अलबत्ता फोकस जो है माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज के लिए है। ख़ास तौर से जो हमारी परफॉर्मेंस ग्रांट जो कंपोनेंट्स हैं जिसमें जो हमारी फिशरीज़ की वैल्यू चेन्स हैं उनके इम्प्रूवमेंट की बात कही गई है और उनकी एफिशिएंसी बढ़ाने की बात है, चाहे वो एनर्जी एफिशिएंसी की बात हो या ऑपरेशनल एफिशिएंसीज़ की बात हो, उनमें अपग्रेडेशन किया जाए। तो उसके लिए कुछ इन्वेस्टमेंट करते हैं लोग और उसमें जॉब भी क्रिएट होते हैं। तो उससे जो बैक एंडेड सब्सिडी, यहाँ पे सब्सिडी का कॉन्सेप्ट बैक एंडेड है जिसे हम इंसेंटिव कह रहे हैं या परफॉर्मेंस ग्रांट कह रहे हैं। तो वो परफॉर्मेंस ग्रांट आप जब कुछ इन्वेस्ट करते हैं और कुछ जॉब्स क्रिएट करते हैं और इन्वेस्टमेंट भी किसी नई गतिविधि के लिए जिससे वैल्यू चेन में इम्प्रूवमेंट होता है, सुधार होता है, उसकी एफिशिएंसी इम्प्रूव होती है, तो वहाँ पे जिस तरीके की आप मशीनरी या इक्विपमेंट या प्लांट कुछ लगाते हैं तो वो वाले इन्वेस्टमेंट सारे एलिजिबल होते हैं और उसमें आपको कुछ करके दिखाना है। एक्चुअली अभी तक जो हमारी स्कीम्स का स्वभाव रहा है उसमें ये होता है कि सब्सिडी बेस्ड होती थी, जिसको अब हमें ट्रांसफॉर्म करना है। बिल्कुल। कि लोग इंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जाएं, लोग बिल्कुल अपनी तरफ से आगे आए, तो वो उद्यमिता आप लोगों के अंदर पैदा हो, उसकी एक कोशिश है इसमें परफॉर्मेंस ग्रांट के जरिए। तो उसमें आइडियाज़ आए कि कैसे हम उन्हीं कामों को, जिस काम को हम कर रहे हैं, अगर मैं उदाहरण के तौर पे बात करूं कि कोई मत्स्य पालक है और छोटे लेवल पे एक्वाकल्चर कर रहे हैं, उसको अगर हम माइक्रो एंटरप्राइज माने, माइक्रो एंटरप्राइज की डेफिनेशन जो है हमने MSME की जो सीमाएं हैं, खासतौर से फाइनेंशियल जो उनके लिमिट्स हैं उनकी बेसिस पे ली है कि उनका इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर, ये दोनों चीज़ें लेते हुए जो भी उनकी सीमाएं हैं उसके एतबार से हम यहाँ पे माइक्रो एंटरप्राइज मानेंगे और उनको स्मॉल एंटरप्राइज मानेंगे, और इन्हीं के प्रोत्साहन के लिए बेसिकली स्कीम है। और वो अगर किसी ऐसे आइडियाज़ को लेके आते हैं कि उनमें मशीन के ज़रिए और कुछ सुधार के ज़रिए वो इन्वेस्टमेंट करेंगे और उसमें थोड़े जॉब भी क्रिएट होंगे और फिर वो अपना प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट करेंगे, तो फिर उसकी यानी परफॉर्मेंस को देखते हुए और वो जो इम्प्रूवमेंट्स वो लेके आएंगे सिस्टम में, उसकी बेसिस पे उनको
परफॉर्मेंस ग्रांट्स दी जाएंगी। और इसमें यानी जहाँ महिलाओं और उनको प्रोत्साहन दिया गया है कि महिला ओन्ड इंटरप्राइजेज हैं या SC/ST के लोग उसको चलाते हैं, तो ऐसी संस्थाओं को जो स्पेशल रेट से इंसेंटिव देने की बात है या ग्रांट देने की बात है। जी, तो इस तरीके से जो बड़े प्लेयर्स हो चाहे छोटे प्लेयर्स हो, लेकिन कुल मिलाकर जो उसमें टारगेट रखा गया है वो MSME को विस्तार देने के लिए रखा गया है। और जो नए स्टार्टअप्स आएंगे उनको भी उनके काम के हिसाब से, अगर वो नई जॉब क्रिएट करते हैं या फिर जिस प्रकार से वो विस्तार करते हैं, उसके हिसाब से उनको परफॉर्मेंस ग्रांट भी इस स्कीम के तहत प्रदान किया जाएगा। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़िए। हर बार की तरह इस बार भी हम आपसे निवेदन करेंगे कि इस कार्यक्रम के माध्यम से आप तक ये जानकारी इसलिए पहुंचाई जा रही है ताकि इसमें आप बढ़ चढ़कर हिस्सा लीजिए। और सरकार के द्वारा जो कदम उठाए जाते हैं उसका फायदा तभी है जब आप इसमें इनिशिएट करेंगे, आप अपना योगदान इसमें देंगे, तभी सरकार आपके लिए भी कोई कदम आगे बढ़ा सकती है। और तभी दोनों मिलकर जब आगे बढ़ेंगे तो एक आउटपुट निकलेगा जिससे हम सभी को फायदा होगा। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले यहां लेते हैं छोटा सा ब्रेक। आप बने रहें, देखते रहें कार्यक्रम विचार विमर्श। हम जल्द लौट रहे हैं। कार्यक्रम के पहले कॉलर जुड़ के हम इस बीच हमारे पास कुछ ईमेल्स भी आए हैं। सवाल पूछिए अपना। कैडेट में जो मकान पैदा करेंगे इनमें कौन सी सावधानी बरतनी है? गर्म इलाकों के लिए आप HRM 99 इनसे आप कुछ फल ले सकते हैं। जैस्मीन के पेड़ पे जैस्मिन, फल निहाय। उसको पूरी खुली धूप चाहिए। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाइए, नंबर मिलाइए और कहें हेलो किसान। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ DD किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है विचार विमर्श में। आज हम बात कर रहे हैं नेशनल फिशरीज डिजिटल प्लेटफॉर्म की। ये डिजिटल प्लेटफॉर्म कैसे मत्स्य पालन क्षेत्र में बदलाव लाएगा, इसके बारे में हम जानकारी दे रहे हैं आपको। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। जॉय घोष जी का एक बार फिर से रुख करते हैं। जॉय घोष जी, अगर हम बात रजिस्ट्रेशन की कर रहे थे, कुछ बातें जिक्र हुआ रजिस्ट्रेशन को लेकर, सिंगल रजिस्ट्रेशन की अगर हम बात करें या फिर ऑर्गेनाइजेशन रजिस्ट्रेशन की हम बात करें, इन दोनों में रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, क्या इसमें समस्याएं आ सकती हैं रजिस्ट्रेशन करने वाले व्यक्ति को? और साथ ही साथ जब मैं इस प्लेटफॉर्म को चेक कर रहा था, इस पोर्टल को चेक कर रहा था, तो वहां पर एक UR नंबर मांगा जा रहा था। वो UR नंबर क्या है? क्या सभी को इस UR नंबर को डालना है? और अगर किसी के पास UR नंबर नहीं है तो वो क्या रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकता है? हाँ, बहुत ही बढ़िया सवाल है। जैसा डॉक्टर तरुण सर ने भी कहा कि आप रजिस्ट्रेशन चाहे आप इंडिविजुअल हैं, व्यक्तिगत रूप से आप करना चाहते हैं, या अगर आप ऑर्गेनाइजेशन हैं तो आप इस नेशनल डिजिटल फिशरीज प्लेटफॉर्म से जुड़ सकते हैं। वेबसाइट में दोनों आप एक जगह पे जा सकते हैं जहाँ पे न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन है। वहाँ पे जैसे तरुण सर ने थोड़ी देर पहले बताया कि आप क्लिक करके आपका प्रोसेस स्टार्ट होता है। अगर आप इंडिविजुअल हैं तो आप इंडिविजुअल सिलेक्ट करेंगे, अगर आप ऑर्गेनाइजेशन है तो आप ऑर्गेनाइजेशन सिलेक्ट करेंगे, और अगर आप CSC नेटवर्क के जो VLE का जो नेटवर्क है उनसे अगर जुड़ना चाहते हैं तो उनके लिए वहाँ पे वो भी प्रावधान है। आप CSC नेटवर्क क्लिक करके वो CSC आप सेंटर में जब जाएंगे तो वो लोग आपकी मदद कर सकते हैं इस प्रोसेस में। जब आप सिलेक्ट करते हैं, जैसे सर ने बोला कि ये आधार बेस ऑथेंटिकेशन सिस्टम है, आप अपना आधार नंबर डालिए, आपके पास जाएगा। अगर आप ऑर्गेनाइजेशन है तो आपको पैन नंबर डालना है और फिर पैन नंबर के ज़रिए आप आगे बढ़ सकते हैं। उसके बाद फॉर्म जो है बहुत ही सिंपल है। पहली बात तो मेरे हिसाब से कुछ ज़्यादा दिक्कतें आनी नहीं चाहिए, क्योंकि सिस्टम काफ़ी सरल है, सिंपल है। जितना कोशिश हमने जब स्टार्ट किया था काफ़ी लंबा फॉर्म हो जा रहा था, बिकॉज हम लोग बहुत कुछ जानना चाह रहे थे हमारे बेनिफिशियरीज़ के बारे में, मगर फिर बहुत ही मतलब ड्रिल डाउन करके उसको फॉर्म को छोटा किया गया कि बहुत सिंपल रहे। तो कुछ चीज़ें हैं, बेसिक इन्फॉर्मेशंस हैं आपका, जो कुछ आधार से आता है, कुछ आप डाल सकते हैं। एड्रेस है आपका, जनरल आप कौन से कैटेगरी से हैं, सोशल कैटेगरी क्या है, जेंडर क्या है। फिर आपके कुछ एसेट्स के बारे में जानने की कोशिश है, आपको समझना चाहते हैं कि बेसिस फिर फ्यूचर में जो भी गवर्नमेंट अपना स्कीम्स बनाती है तो इस डेटा के आधार पर वो बेस करने की मुहिम है बेसिकली। तो ये प्रयास है।
तो बहुत ही सिंपल फॉर्म है, कुछ आपके ऊपर है। कुछ फिर ऑर्गेनाइजेशंस में अगर आते हैं तो आप कुछ, जैसे सर ने थोड़ी देर पहले बताया था, आप प्रोप्राइटरशिप ऑर्गेनाइजेशन है, LLP हैं, कोऑपरेटिव हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं, आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं एक ड्रॉप डाउन मेन्यू से और फिर अपना डिटेल आप दे सकते हैं। सिंपल डिटेल है। जहाँ सर आपने URN का बात किया तो ज़रूरी नहीं है, मैंडेटरी फील्ड नहीं है। अगर आप जुड़े हुए हैं किसी, जैसे अगर आप ई-श्रम से या गवर्नमेंट के किसी और इंस्टीट्यूशन के साथ जुड़े हुए हैं तो आप वो यूनिक नंबर वहाँ पे डाल सकते हैं और फिर अगर वो उसका कोई हमारे पास डेटा है तो हम आपको ऑलरेडी प्री फिल्ड करके दिखा सकते हैं। तो ये आपके सुविधा के लिए ही है, अगर आप हैं तो उसको प्लीज़ भरें, अगर नहीं है तो कोई मैंडेटरी फील्ड नहीं है। तो ये कुछ खास बातें हैं। अगर आप इंटरफेस यूज़ कर रहे हैं, कोई समस्या आती है, जैसे UR नंबर की बात कही, तो उसका भी समाधान यहाँ पर जॉय कोच जी ने कर दिया है। डॉक्टर तरुण जी का एक बार फिर से रुक करें। डॉक्टर तरुण जी, समय समाप्ति की ओर इशारा कर रहा है, तो मैं आपसे निवेदन करूंगा थोड़ा कम शब्दों में इस सवाल का जवाब दीजिएगा। जैसे हम देखते हैं कि समय समय पर कई चीज़ें बदलती हैं, जैसे आधार कार्ड में एड्रेस बदलता है, बैंक अकाउंट बदलता है, तो क्या समय समय पर जब वो बदला गया है, किसी कारण किसी मत्स्य पालक का ये चीज़ बदल गई है, तो क्या उसको उस समय के अनुसार पोर्टल पर अपडेट करना आवश्यक होगा? और साथ ही साथ अगर हम बात करें बाकी क्षेत्रों के लिए, जैसे कोई ऑर्गेनाइजेशन है या मान लीजिए कि मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करता हूं, तो मेरी ऑर्गेनाइजेशन ने तो रजिस्ट्रेशन कर रखा है, तो क्या उस रजिस्ट्रेशन में मुझे बेनिफिशियरी होऊंगा मैं, या मुझे अलग से रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा? बहुत बढ़िया सवाल। एक्चुअली ये क्रुशियल है कि एक्चुअली अगर आप ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं, ऑर्गेनाइजेशन का जो बेनिफिट मिलेगा वो ऑर्गेनाइजेशन को मिलेगा। जो इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन में जुड़े हुए हैं वो एम्प्लॉय के हिसाब से हैं, तो मैं सभी ऑर्गेनाइजेशन को रिक्वेस्ट करूंगा अपने अंदर जितने भी एम्प्लॉइज हैं सब फिशरी सेक्टर में जुड़े हैं उनको रजिस्टर करें प्लीज। तो इंडिविजुअली अगर उनको कुछ बेनिफिट लेना चाहें वो इंडिविजुअली ले सकते हैं। दूसरी बात रहा जो इसमें ऑर्गेनाइजेशन के अलावा जो इसके बेनिफिट के अंदर जो भी हमारा स्कीम का बेनिफिट रहेंगे, इसमें मेजरली दो चीजों पे हम फोकस करेंगे। ये स्कीम का जो आउटले है, ये आउटले से जब हम लिंक करेंगे बेनिफिट को, बेनिफिशियरी और ऑर्गेनाइजेशन दोनों अलग अलग तरीके से उनको बेनिफिट मिला जाएगा। ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो परफॉर्मेंस ग्रांट टाइप का है, परफॉर्मेंस ग्रांट टाइप में उसमें आ सकते हैं। इंडिविजुअल भी परफॉर्मेंस ग्रांट में आएंगे, इंडिविजुअल एक्वाकल्चर इंश्योरेंस और लोन वगैरह में ज्यादा से ज्यादा फैसिलिटी ले सकते हैं। आपका दूसरा सवाल क्या होगा? जो समय समय पर जो बदलाव होते हैं, क्या उन बदलावों को पोर्टल पर दोबारा अपडेट करने की आवश्यकता है? एक्चुअली ये जरूरी है, बिकॉज अगर मैं आज मान लीजिए यूपी के किसी एक बुलंदशहर जैसे इसमें हूँ एंड उसमें मेरा रजिस्ट्रेशन हुआ और एक साल के बाद मैं चला गया बिहार के किसी स्टेट में जाके कुछ काम करने लगा, तो इस दौरान में क्या होगा, जब आपको कुछ बेनिफिट मिलने के लिए होगा या फिर मान लीजिए हमने जो टारगेट किया यूपी स्टेट के लिए कुछ बेनिफिट देने के लिए, अगर आप वहां नहीं है तो आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। बिल्कुल, उस पर अगर आप अपडेट कर लिया तो बिहार स्टेट में जो आपको बेनिफिट मिलना है वो आपको वहां मिलेगा और आप उसका फायदा ले सकते हैं। इस पे प्रोविजन है, जब आपका रजिस्ट्रेशन अप्रूवल हो जाता है वो रजिस्ट्रेशन को आप इमीडिएटली रजिस्ट्रेशन अप्रूव होने के बाद आपका जो प्रोफाइल होगा आप उसको अपडेट कर सकते हैं। कंटिन्यूसली आप अपडेट करेंगे और अपडेशन भी हमने एक प्रोविजन इसमें रखा, अभी फिलहाल स्टार्ट नहीं हुआ। जनरली ये 2 साल के बाद एक रिविजिट होंगे जो भी रजिस्ट्रेशन होंगे, एक्चुअल कितने रजिस्ट्रेशन है और कब, अगर उसमें से कौन सा एग्जिस्ट है या कौन सा चेंजेस हो गए, वो चीजें हम सब करेंगे। इसमें ये प्रावधान रखा गया है। बट सबको अनुरोध है कि जब आपका रजिस्ट्रेशन अप्रूव हो जाता है आपको एक SMS आएगा कि आपका रजिस्ट्रेशन अप्रूव हो गया है, आप उसमें जाके आपका प्रोफाइल को अपडेट करिए। मान लीजिए आपने कुछ भरते टाइम कुछ गलत भर दिया था या कुछ चीजें छूट गई थी, आप इसमें इंफॉर्मेशन दे सकते हैं और अपडेट करके आपको प्रोफाइल को कर सकते हैं। जी, तो आप इसमें भी एक ऑप्शन आपके लिए दिया गया कि समय समय पर अगर आप कहीं से कुछ बदलाव करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, और कोई इन्फॉर्मेशन छूट गई है, कुछ गलती से आपने कुछ गलत भर दिया है, उसको भी आप अपडेट कर सकते हैं। आखिरी में सिद्दीकी साहब का रुख करते हैं। सिद्दीकी साहब, इसके अतिरिक्त कुछ और जानकारी हमारे दर्शकों को आप देना चाहेंगे, कुछ सुझाव देना चाहेंगे? हाँ, मैं ये बताना चाहूँगा कि डिजिटल प्लेटफॉर्म जिसकी हम बात कर रहे हैं उसमें और भी चीज़ें हैं, जैसे ट्रेनिंग एक मॉड्यूल है जिसमें ट्रेनिंग और पार्टनर्स हैं वो वहाँ पे रजिस्टर करेंगे और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स जो बना सकते हैं वो सरकार के पास भेज के उसको वहाँ पे रखेंगे, और जो लोग उस ट्रेनिंग का लाभ उठा सकते हैं वो भी उसी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए अप्लाई कर सकते हैं। जी। एक और ट्रेसेबिलिटी का मॉड्यूल है। ट्रेसेबिलिटी में ये मतलब उसके लिए प्रोजेक्ट्स बनाए जा रहे हैं, और जो विजन है डिपार्टमेंट का वो ये चाहते हैं कि जितनी भी फिशरीज़ की हमारी वैल्यू चेन्स हैं उनमें ट्रेसेबिलिटी सिस्टम डेवलप हो और बिल्कुल प्रोडक्शन से लेके कंजम्पशन तक का जो स्टेज है प्रोडक्ट्स का
वो पूरी तरीके से ट्रैक हो। उसके लिए डिफरेंट प्रोजेक्ट्स का वहाँ पे प्रोविज़न है, और स्टेट गवर्नमेंट्स और जो साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशंस हैं या डिजिटल पार्टनर्स हैं वो मिलके ऐसा प्रयास करेंगे कि जितनी भी मेजर वैल्यू चेन्स हैं वो ट्रेसेबिलिटी के अंदर कवर हो जाएं, ताकि उससे कंज्यूमर को पूरे बेनिफिट मिले, प्लस जो हमारे इंटरनेशनल मार्केट्स में जो हमारे उत्पाद जाते हैं उनका यानी जो लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस एंड ट्रस्ट बढ़े, और हमारे इंटरनेशनल जो ट्रेड है और एक्सपोर्ट्स हैं वो भी यानी प्रमोट हो सके। जी, तो कुल मिलाकर नेशनल फिशरीज जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है, इसका जो उद्देश्य है मत्स्य पालन क्षेत्र को और मजबूत करना है। इससे जुड़े हुए जो अंतिम व्यक्ति है उस हर एक अंतिम व्यक्ति तक इसका फ़ायदा पहुंचे। सरकार जो योजनाएं चलाती है उसकी जानकारी, उसका फ़ायदा इस क्षेत्र से जुड़े हुए हर एक ज़रूरतमंद जो मजदूर है, जो किसान है, जो मछली पालक है, उन तक पहुँचे। तो नेशनल फिशरीज डिजिटल प्लेटफॉर्म में जल्द से जल्द ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लीजिए, अपने आप को रजिस्टर कीजिए। रजिस्टर करने की प्रक्रिया क्या है, क्या दस्तावेज लगेंगे, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, वो सारी जानकारी आपको इस कार्यक्रम से माध्यम से पहुंचाई गई है। उम्मीद करेंगे कि सभी जानकारियों का आप समय पर लाभ लेंगे, रजिस्ट्रेशन कराएंगे। इसके साथ ही आज के विचार विमर्श कार्यक्रम में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं सभी जानकारियों से हमारे किसान भाइयों को लाभ हो रहा होगा। हमारे इस कार्यक्रम से जुड़ी कोई भी जानकारी आप चाहते हैं या फिर हमें कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आप हमारी ईमेल आईडी का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप हमारी ईमेल आईडी नोट कर लीजिए, vicharvimarsh08@gmail.com। इसके साथ ही आज के विचार विमर्श कार्यक्रम में बस इतना ही। डॉक्टर तरुण कुमार सिंह जी, आपका बहुत शुक्रिया, आप जुड़े और महत्वपूर्ण जानकारी हमारे मत्स्य पालकों के लिए पहुंचाई आपने। आई सिद्दीकी साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। जॉय घोष जी, आपका भी बहुत शुक्रिया इन तमाम समस्याओं को समझाने के लिए और हमारे मत्स्य पालकों की समस्याओं का समाधान करने के लिए। इसके साथ ही विचार विमर्श कार्यक्रम में आज बस इतना ही, लेकिन जाते जाते आपसे एक और अपील करना चाहेंगे। इस कार्यक्रम को आप दोबारा देखना चाहते हैं या फिर इन जानकारियों को किसी और तक पहुंचाना चाहते हैं तो आपको पता आपको क्या करना है। आप डीडी किसान के यूट्यूब चैनल का इस्तेमाल कर सकते हैं। टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन कीजिए, सीधा आप पहुंच जाएंगे डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर। वहां पर भी विचार विमर्श के इस कार्यक्रम को आप कहीं पर भी कभी भी बैठकर देख सकते हैं और कई लोगों तक इन जानकारियों को पहुंचा सकते हैं। इसके साथ ही आज के विचार विमर्श में बस इतना ही। आपसे लेते हैं अलविदा। फिर से मुलाकात होगी आज ही के समय इसी चैनल पर, इसी समय। तब तक के लिए नमस्कार। आप बने रहें डीडी किसान के साथ।